Hello everyone, welcome back. So we were doing we were doing एनआई एक्ट और एनआई एक्ट का ये फिफ्थ पार्ट आई थिंक। फिफ्थ पार्ट इससे पहले हम चार पार्ट कर चुके हैं। लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग ट्रायल, द ट्रायल प्रोसीजर। ट्रायल कैसे होता है एनआई एक्ट में, चेक बाउंस केस में ट्रायल कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या प्रोविजंस है, प्रिजम्पशंस हैं, लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ट्रायल की। मैं आपको ट्रायल प्रोसेस समझाऊंगा कि ट्रायल प्रोसेस कैसे चलता है कोर्ट में। प्रैक्टिकलिटी भी बताऊंगा, प्रैक्टिकलिटी कैसे होती है। तो बाकी अर्लियर वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो अर्लियर वीडियोस ज्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट वीडियोस ही हैं और उनको आप पहले देखें, तभी आपको आगे का ट्रायल तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता होगा लिमिटेशन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है। 138 हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 143 से, उसके बाद मैं आपको ट्रायल प्रोसीजर पर लेके चलूंगा। पहले हम 143 को रीड आउट कर लेते हैं एक बार, तो आपको ये भी ट्रायल प्रोसीजर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद 143। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं 143 से। ऑलराइट, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी, और फिर बता रहा हूं कि नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज होता है ये, जिसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब होता है जिसको ये नॉटविथस्टैंड करने के लिए बोल रहा है, उसको छोड़ते हुए ये माना जाएगा और अर्लियर पहली वाली बात को नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कहीं पे कुछ भी लिखा हो ये माना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ भी लिखा हो। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्राइड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास or by metropolitan magistrate, and the provisions of section 262 to 265 of the said code as far as may be apply to such trials, ठीक है। apply to such trials मतलब ये कि जो भी ट्रायल आपका 138 के अंदर में होगा, ये कौन करेगा? या तो सॉरी, सीजीएम लिख दिया मैंने, सीजीएम नहीं, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर उनकी सेम, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होते उनमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो या तो फर्स्ट क्लास या फिर एमएम, ठीक है। तो ये लिखा हुआ देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनको जेएमआईसी बोलते हैं। जेएम वन ऐसे लिखा जाता है, जेएम आईसी, इस तरीके से ये होता फर्स्ट है, जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, एमएम होगा। जैसे दिल्ली में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो एमएम होते हैं, और कोई रूरल एरिया जहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होते वहां पर जेएमआईसी होते हैं, लेकिन पावर सेम होती है उनकी, सेम ही पोस्ट होती है, सेम ही होता है सब कुछ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, दूसरी चीज क्या है, प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट होगा? प्रोसीजर अडॉप्ट होगा ये 262 से 265, किसका? सीआरपीसी का, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो, आपको पता है उसमें समरी ट्रायल दिया हुआ है सीआरपीसी में, वही सेम प्रोसीजर होगा इधर, ठीक है। समन ट्रायल, समरी ट्रायल, उन्हीं का प्रोसीजर यहां पर यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ समरी ट्रायल यहां पर यूज होता है, तो कुछ मैटर्स हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें समरी ट्रायल की जगह समन ट्रायल भी यूज होता है, लेकिन वो कुछ मैटर्स होते हैं जहां पर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, वो हम देखेंगे आगे। तो आपने दो चीजें यहां पर देखी कि प्रोसीजर कौन सा होगा, जो सीआरपीसी में
262 से 265 तक लिखा हुआ है। और ट्राई कौन करेगा, ट्राई कौन करेगा, जेएमआईसी या फिर एमएम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन समरी ट्रायल, कन्विक्शन के केस में क्या होगा, अगर समरी ट्रायल में कन्विक्शन होता है अंडर दिस सेक्शन, इट शैल बी लॉफुल, इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये देखो क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। दोबारा पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस, provided that the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful, lawful लिखा हो देखो, lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year and an amount of fine exceeding 5,000 rupees। ठीक है, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और 5,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट when at the commencement of or in the course of summary trial under this section it appears to the magistrate that the nature of the case is such that a section of imprisonment that a sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year have to be passed, or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily, the magistrate shall, after hearing the parties, record an order to that effect, and thereafter recall any witness who may have examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said court। तो देखो क्या होता है, जनरली तो आप 1 साल तक की सजा दे सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ये पहला प्रोवाइजो है ना। जनरली क्या है, मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, provided that in any case any conviction in a summary trial under this section it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year, मतलब 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और 5,000 रुपए जुर्माना दे सकते हैं। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ऐसा कि समरी ट्रायल इस केस में, समरी ट्रायल जो है इस केस में प्रॉपर नहीं होगा, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि 1 साल की सजा इस केस में प्रॉपर नहीं होगी और ज्यादा देनी चाहिए, तो उस केस में भी मजिस्ट्रेट अपने रीजंस रिकॉर्ड कर दूसरा प्रोसेस, इसको समरी ट्रायल ना कर, यहाँ पर क्या लिखा होता है, समरी ट्रायल है ना, ये देखो समरी ट्रायल, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल ना कर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि समरी ट्रायल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, दूसरा ट्रायल होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट वो कर सकता है। नॉर्मली ये क्या होता है, ये इसको यहाँ बोलेंगे समन, ये समन्स होता है। आपने पढ़ा होगा ना कितने तरीके के ट्रायल होते हैं, तो इसको देखेंगे तो ये समन ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि 1 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसको समरी ट्रायल ना कर समन ट्रायल कर सकता है और वहां पर उसको 2 साल तक की सजा दी जा सकती है एक्यूज्ड को। ठीक है, तो सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है। आगे चलते हैं। द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर दिस सेक्शन shall so far as practicable consistently with the interest of justice be continued from day to day until its conclusion, unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing। तो लिखा तो है डे टू डे होना चाहिए, बट ऐसा आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ द बर्डन। कोर्ट इतने ओवर बर्डन है, कोर्ट की भी फॉल्ट नहीं है, कोर्ट इतने ओवर बर्डन है कि एक आप जाके देखोगे एक कोर्ट में 100 लिस्टिंग होती है एक दिन की, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो, इसीलिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली में तो पर्टिकुलरली स्पेशल कोर्ट बना रखी है, एनआई कोर्ट स्पेशल कोर्ट बना रखी है इन्हीं मैटर्स के रिगार्डिंग, चेक बाउंस के मैटर्स के रिगार्डिंग। बट देन ऑल्सो यू विल फाइंड दैट द कोर्ट्स आर एक्सट्रीमली ओवरबर्डन्ड, एंड मतलब सिचुएशन काफी वर्स है कोर्ट्स इस मैटर्स में पेंडेंसी को लेकर। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन shall be conducted as expeditiously as possible and an endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months। 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ द फाइलिंग। बट प्रैक्टिकलिटी क्या होती है मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ कोर्ट में, क्या होता है कि जब आप देखोगे कि हियरिंग होगी, फर्स्ट कंप्लेंट आप फाइल करोगे और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, प्रोसेस में आपको भी बताऊंगा। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट हियरिंग ही होती है ना,
एक तो वही लेट आती है, एक तो वही 6 महीने तो इसी में चले जाते हैं। और उसके बाद जब आपकी एग्जामिनेशन हो गई और सम्मन हो गया और हियरिंग आती है, तो हियरिंग आप देखोगे कि उसमें क्या होता है कि मिनिमम 6 मंथ्स के बाद की डेट मिलती है आपको। डेट ही 6 मंथ्स के बाद मिलती है। और ऐसा भी मैंने कई केसेस में देखा है कि जहां पर डेट ही आपको 1 साल के बाद मिल रही है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आज सपोज 1 जनवरी को आपको, सपोज 0101 में आपकी कोई डेट थी 2022 में, और आप अपीयर हुए, आपने जाके जो भी मैटर था उस दिन, जो भी होना था, उसके बाद जब आपको डेट मिलती है नेक्स्ट हियरिंग की, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो आपको हियरिंग ऐसी भी मिल सकती है, वो डेट आपको ये भी मिल सकती है कि आपको अगले साल की डेट मिले। तो ये प्रोविजन यहाँ लिखा तो हुआ है 6 महीने में ट्रायल और 6 महीने में एक्सपीडियसली करना चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली आप देखोगे कोर्ट्स में प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूं, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता हो रहा है, या हो सकता है कोर्ट में आज के सिनेरियो के हिसाब से, बट ये लिखा जरूर हुआ, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने ट्रायल प्रोसीजर पर। और ट्रायल देखते हैं कि ट्रायल कैसे होता है। ठीक है, 143 मेरे को आपको बताना था, बता दिया। इसमें आपने दो चीजें जो मेन आपको पता होनी चाहिए, ट्रायल करता कौन है, एमएम और जेएमआईसी। सेकंड थिंग आपको पता होनी चाहिए, प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट होता है। प्रोसीजर अडॉप्ट होता है समरी, और कुछ केसेस में समन ट्रायल भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और मैं आपको ट्रायल बताता हूं। अब देखो 138 हमने कर लिया था। 138 के लिमिटेशंस 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसमें नोटिस सेंड करते हैं और उसके बाद 15 डेज का टाइम दिया जाता है, और 15 डेज के टाइम के बाद आप अपना सूट फाइल कर सकते हो। तो होता क्या, देखो फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ 138 में क्या था। शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ, डीप में हम पहले कर चुके हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, आपने चेक फाइल करा, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के जैसे आपको इन्फॉर्मेशन आई बैंक से, आपके अपने बैंक से, आप क्या करोगे, इमीडिएटली 30 डेज के अंदर, जिस दिन से आपका चेक बाउंस हुआ, सपोज यहां पर आपका चेक बाउंस हुआ, तो इमीडिएटली 30 डेज के अंदर आप नोटिस सेंड करोगे। और इस नोटिस में 15 दिनों का टाइम दोगे पार्टी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, 15 दिनों का टाइम दोगे पेमेंट करने के लिए, और ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, 15 दिन पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आप इस 15 दिनों के बाद आप अपना केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप अपना केस फाइल कर सकते हो इस 15 दिनों के बाद। ठीक है, अब क्या होता है, इस 15 दिनों के बाद आप क्या करोगे, इस 15 दिनों के बाद आप अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे। आप जो अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे, देखो दो स्टेजेस होती है, एक होती है प्री समनिंग और दूसरी स्टेज होती है पोस्ट समनिंग। ये स्टेजेस होती है जब भी आप अपना केस फाइल करोगे, तो इन दो स्टेजेस में मैटर चलता है। अब इसमें क्या होता है, प्री समनिंग की बात करते हैं हम पहले, फिर पोस्ट समनिंग बताऊंगा आपको। प्री समनिंग में क्या होता है, प्री समनिंग में क्या करोगे, सबसे पहली बात तो आप अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे ना। सबसे पहले तो अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करोगे। कंप्लेंट में आप अपने सारे फैक्ट्स लिखोगे, क्या क्या हुआ, आपने कैसे चेक दिया, किस दिन बाउंस हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे कंप्लेंट में। और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जिसमें अपने चेक लगाओगे, साथ में मेमो लगाओगे, साथ में और कोई आपके पास एविडेंस है वो लगाओगे, वो स्लिप लगाओगे, पोस्ट ऑफिस की स्लिप लगाओगे, डिलीवरी रिपोर्ट लगाओगे। ठीक है, और जो भी एफिडेविट लगाओगे, मेमो लगाओगे, सारी चीजें आप साथ में लगाओगे इसके। ठीक है, तो आपकी फाइल बन गई। अब फाइल बनने के बाद ये होती है आपकी कंप्लेंट। कंप्लेंट
ये होती है सेक्शन 200 की जो कंप्लेंट है ना सीआरपीसी में, अगर आपने पढ़ी हो तो सेम प्रोसीजर होता है सेक्शन 200 वाला सीआरपीसी का। तो वो तो अभी मैं आपको नहीं समझा सकता 5 मिनट में, वो तो काफी टाइम टेकिंग, उसके लिए तो पूरी 1-2 क्लास चाहिए। बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सेक्शन 200 का प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, ठीक है। तो आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हो। अब कंप्लेंट फाइल जब करते हो आप, तो ये कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट आपने फाइल करी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कंप्लेंट फाइल करने के बाद मैटर जिस दिन हियरिंग पर आएगा, सपोज आपने आज फाइल करी तो नॉर्मली 1 या 2 दिन के बाद आपका मैटर हियरिंग पर आ जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि एग्जामिनेशन होगा। किसका एग्जामिनेशन होगा? ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। एग्जामिनेशन होता है कंप्लेनेंट का। वही सेक्शन 200 में की अगर आपको प्रोसीडिंग पता है तो आपको पता होगा कि 200 में कंप्लेंट होती है तो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होता है, उसके विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी कि एग्जामिनेशन हुआ कंप्लेनेंट का, और जो उसके विटनेसेस हैं तो उन विटनेसेस का भी एग्जामिनेशन होगा, विटनेसेस का भी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब इस स्टेज पर क्या होता है कि आप जैसे अपियर हुए ना सेकंड डेट पर, ये जो आपकी डेट आती है एग्जामिनेशन वाली, तो उस डेट पर एक तो कोर्ट वो चेक करता है टाइम पीरियड 138 वाला कि 30 डेज में नोटिस सेंड करा था, 15 डेज पीरियड जो है पूरे हो गए, और वो टाइम पीरियड चेक करा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये देखा गया। और इसमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बताऊं तो क्या होता है कि कोर्ट जो कंप्लेनेंट है ना, तो कंप्लेनेंट से क्वेश्चन पूछता है कि आपने कब पैसे दिए थे, क्या दिए थे, जो भी कोर्ट को सूटेबल लगता है वो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई मैटर जेन्युइन है, और प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है, प्राइमा फेसाई कि हाँ मैटर बनता है, तो कोर्ट क्या करेगा, नोटिस इशू कर देगा। इसके आगे क्या करेगा कोर्ट, इशू नोटिस, ठीक है। नोटिस, दूसरी पार्टी को नोटिस इशू कर देगा। तो यहां तक आप समझे। आपने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट आई हियरिंग पर, हियरिंग पर जैसे आएगी तो वहां पर एग्जामिनेशन होता है कंप्लेनेंट का। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सेकंड पार्टी है ना एक्यूज्ड, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, वो तो प्रेजेंट होगा नहीं कोर्ट में, वो तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो उसके पास ना नोटिस गया ना कुछ गया, तो वो तो आएगा नहीं कोर्ट में। इस समय तक कंप्लेनेंट और सिर्फ उसके विटनेसेस कोर्ट में होंगे, ठीक है। अपने विटनेसेस को लेकर आएगा। विटनेसेस में मान लो कोई बैंक पर्सन है, या फिर पोस्ट ऑफिस का पर्सन है जिसने पोस्ट सेंड करा था, या फिर उसके अपने कोई विटनेसेस है जिसके आगे ट्रांजेक्शन हुई थी, या और कोई विटनेस उसके पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोर्ट एग्जामिन करेगा, और कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, और अगर कोई विटनेसेस है तो विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, ठीक है। इस टाइम तक एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ कंप्लेनेंट होगा और कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ठीक है। इसके बाद क्या होता है, समन इशू हो जाएगा, ठीक है। नोटिस कह लो या समन कह लो, समन का हो तो ज्यादा प्रॉपर होगा, क्योंकि कोर्ट समन इशू करता है, समन कह लो, ठीक है। तो समन इशू हो जाएगा दूसरी पार्टी को अपियर होने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गई प्री समनिंग, प्री समनिंग समन इशू होने से पहले का मैटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट समनिंग। अब समन चला गया, समन चला गया तो अब क्या होगा, अब दूसरी पार्टी आएगी, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था कि ये जो एग्जामिनेशन यहाँ हो चुकी थी ना, ये यहाँ दोबारा होती थी। एंटायर एविडेंस वॉज टेकन अगेन, है ना। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, इंटायर एविडेंस, एंटायर एविडेंस रिकॉर्डेड इन, रिकॉर्डेड इन प्री समनिंग, प्री समनिंग के टाइम पर जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो चुकी थी,
ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, एग्जामिनेशन और ये सारी विटनेसेस की, डॉक्यूमेंट की, ये यहाँ पर दोबारा होता था। मान लो आपने वहां पर किसी को एग्जामिन कर लिया, तो यहाँ पर दोबारा रिकॉर्ड होता था। एंटायर एविडेंस इन प्री समनिंग विल बी कंडक्टेड अगेन, है ना। इसका रीजन ये है, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, कि यहाँ पर तो सिर्फ कंप्लेनेंट अवेलेबल था, एक्यूज तो था ही नहीं, तो एक्यूज के आगे तो कोई प्रोसीडिंग हुई नहीं, एक्यूज के आगे तो कोई एविडेंस हुआ नहीं, उसको कोई क्रॉस एग्जामिन का राइट नहीं मिला उसको, मतलब एक तरीके से ऑडी अल्टम पार्टम की अगर आपको डॉक्ट्राइन पता है, राइट टू बी हर्ड और नेचुरल जस्टिस, वो सारी चीजें तो वो इनफ्रिंज हो रही थी। तो इधर क्या है कि वो दोबारा सारी चीजें होती थी ताकि एक्यूज को भी चीजें पता चले और एक्यूज उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो ये सारी चीजें थी। तो पहली स्टेज तो क्या होती है, देखो पहली स्टेज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जैसे सम्मन इशू हुआ, पार्टी आई, एक्यूज आया, तो क्योंकि ये एक सम्मन केस है या समरी ट्रायल मान लो, तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता था, सबसे पहला स्टेप होता था कि जो एक्यूज आता था वो सबसे पहले, अभी भी ऐसा ही होता है, एक्यूज आता है वो बेल अप्लाई करता है, और एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है बेल अप्लाई करने का। तो बेल अप्लाई करता है, बेल बॉन्ड भरता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो बेल की कोई इशू, बेल का कोई इशू होता नहीं है। तो आई थिंक 440 में सीआरपीसी में जो है बेल बॉन्ड होते हैं, और वो बेल बॉन्ड को भरता है, बेल बॉन्ड भरने के बाद उसको बेल मिल जाती है, और आराम से आगे का प्रोसीजर जो फिर वो चलता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्यूज्ड बेल अप्लाई करता है और बेल लेता है। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है, मतलब सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि यहां पर नोटिस फ्रेमिंग बोलते हैं। नोटिस फ्रेमिंग होना तो चार्ज फ्रेमिंग चाहिए, लेकिन नोटिस फ्रेमिंग बोलते हैं, ऐसा क्यों। चार्ज नहीं होता तो ये सेम प्रोसीजर है कि भाई चार्ज पता लगने चाहिए पार्टी को क्या है, बट यहां पर नोटिस फ्रेमिंग बोला जाता है, चार्ज फ्रेमिंग नहीं बोला जाता। वेरी सिंपल रीजन है कि समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होते, ठीक है। बहुत सिंपल रीजन है कि समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होते, इसलिए यहां पर चार्ज तो फ्रेम नहीं कर नहीं सकते आप इस प्रोसेस में। तो आप क्या करते हो, जो नोटिस है ना, उस नोटिस को ही नोटिस फ्रेमिंग बोल देते हो। मतलब कहने का मतलब चार्ज उस पार्टी को पता होना चाहिए ना, जो एक्यूज्ड है उसको ये तो पता होना चाहिए उसके ऊपर क्या ऑफेंस है, तो उसको कैसे बताओगे, चार्ज फ्रेम तो हो नहीं सकता। तो इस स्टेज को नोटिस फ्रेमिंग बोलते हैं, नोटिस फ्रेमिंग, ठीक है, नोटिस फ्रेमिंग, ताकि दूसरी पार्टी एक्यूज जो है उसको पता चल सके कि उसको उसके ऊपर क्या ऑफेंस है, उसके ऊपर क्या ऑफेंस है, ताकि वो अपना डिफेंस ले सके, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। और इसके बाद फिर बारी आती थी प्रोसिक्यूशन की, मतलब कंप्लेनेंट की बारी आती थी, और कंप्लेनेंट अपने दोबारा ये एविडेंसेस रिकॉर्ड करता था। कंप्लेनेंट अपने ये एविडेंस दोबारा रिकॉर्ड कराता था सारे यहां पर। तो हो क्या रहा था, अननेसेसरली टाइम वेस्ट हो रहा था, अननेसेसरली टाइम वेस्ट हो रहा था, है ना। क्योंकि एक बार आप रिकॉर्ड कर चुके हो, सेम चीज आपको वही बतानी आके दोबारा भी, आप उसमें कोई चेंजेस तो करोगे नहीं। तो एक केस फाइल होता है, मैं आपको केस का अगर नाम बताऊं, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये केस फाइल होता है, और इसमें जो बैंक, क्योंकि देखो यहां पर सफर कौन करता है सबसे ज्यादा, यहां पर देखो जो पार्टी है वो तो सफर कर ही रही है, नो डाउट, बट दूसरे आदमी जो सफर करते हैं ना, सपोज आपने बैंक, क्योंकि मेमो की बात आती है तो बैंक से आदमी आता है और बताता है कि हाँ, ये जो यहाँ पर एग्जामिनेशन होती है ना, यहाँ पर विटनेस एग्जामिनेशन, इसमें बैंक पर्सनल को भी बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या ये मेमो ठीक है, क्या ये चेक बाउंस हुआ था, किस टाइम हुआ था, किसका, मतलब वो डिटेल पूछी जाती है जो कोर्ट में पूछी जाती है। तो यहाँ पर बैंक के पर्सनल सफर कर रहे हैं और दोबारा उनको बुलाया जाता है इधर। एक बार तो आपने यहां बुला लिया, अब उसको दोबारा बुलाया जा रहा है इधर, ठीक है। तो इस केस में ये हेल्ड होता है, ये जो केस है, यहाँ पर कंटेंशन रखते हैं बैंक एसोसिएशन, एक एसोसिएशन होती है बैंक्स की, पूरे सारे बैंकों की एक एसोसिएशन होती है, उस केस को फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
और वो कंटेंट करते हैं कि अननेसेसरली प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, केस को बढ़ाया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है। और वो यहाँ पर एक और कंटेंशन रेज करते हैं और वो कहते हैं कि एनआई एक्ट में प्रिजम्पशन है। आपको, आई होप आपको पता होगा प्रिजम्पशंस क्या होती है। एनआई एक्ट में प्रिजम्पशंस हैं कि प्रिजम्पशन कौन से, पहले मैं आपको बता देता हूं। प्रिजम्पशन आपको मिलेगी सेक्शन 139 की, सेक्शन 140 की, ठीक है ना, और सेक्शन 146 की तो हमने कर ही ली थी, मेमो वाली की। मेमो से मान लिया जाएगा कि चेक बाउंस हुआ है। तो इस केस में ये कंटेंशन रेज होती है कि जब ये सारी प्रिजम्पशन हमारे पास है तो फिर भी दोबारा से हमें आके यहाँ पर दोबारा से आकर एग्जामिनेशन क्यों करानी पड़ती है, क्यों अननेसेसरली केस को खींचा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, बैंक जो चेक का मैटर होता है, तो उसमें बैंक पर्सनल वैसे आ रहे एग्जामिन करने के लिए, और दूसरी बात ये है कि इशू भी तो सबसे ज्यादा उनके ही है, कंप्लेनेंट भी तो सबसे ज्यादा बैंक ही मिलेंगे आपको, क्योंकि बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा बैंक इसमें फंसे हुए थे कि भाई मैटर 5 6 साल 10 साल चलता है, और उसके बाद पार्टी जो है ना वो आके लास्ट टाइम पर, क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो लास्ट में आके कंपाउंड कर लेते हैं 10 साल के बाद, ठीक है ना। तो अननेसेसरली केस को काफी लंबा खींचा जा रहा था, काफी लंबा। तो एक बार हम ये देख लेते हैं ये सेक्शंस क्या प्रिजम्पशन क्या करते हैं। 139 देखते हैं, 140 और 146 तो हमने देख लिया था, एक बार फिर रीड कर लेंगे उसको। तो आप आ जाओ 139 के ऊपर। देखो ये क्या कहता है, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, इट शैल भी लिखा हुआ है, शैल मैंडेटरी प्रिजम्पशन। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड unless the contrary is proved that the holder of the check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole, ये देखो, for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। मतलब ये प्रिजम्पशन ये कहती है कि ये माना जाएगा कि अगर आपके पास चेक है ना, अगर आपके पास चेक है और आप कंप्लेनेंट हो, आपने कंप्लेंट फाइल करी है, आपके पास चेक है, तो आपके फेवर में ये प्रिजम्पशन है कि कोई ना कोई डेट या कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर रही होगी, तभी आपके पास ये चेक है, ठीक है ना। दूसरी पार्टी की जिसने आपको चेक दिया हुआ है, उसका कोई ना कोई डेट या अदर लायबिलिटी जरूर रही होगी। देखो दोबारा पढ़ लो, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये माना जाएगा जब तक इस प्रिजम्पशन को रिबर्ट नहीं करा जाता। तो अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, तो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, रिबर्टेबल मतलब इसको आप डिस्प्रूव कर सकते हो। unless the contrary is proved that the holder of the check, जिसके पास चेक है, received the check, उसको ये चेक मिला कैसे, उसको मिला कैसे, क्या माना जाएगा कि इसके पास चेक क्यों है। of the nature referred to in 138 की पर्टिकुलरली बात करें तो for the discharge in whole or in part of any debt, या तो कोई डेट डिस्चार्ज करने के लिए या किसी और लायबिलिटी के लिए, ठीक है ना। मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपके पास अगर चेक है तो वो चेक किसी डेट की या किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही आपको दिया गया होगा, ठीक है ना। तो एक प्रिजम्पशन तो हो गई आपके फेवर में, कंप्लेनेंट के फेवर में, ठीक है। और दूसरी प्रिजम्पशन देखते हैं 140 की प्रिजम्पशन। 140 क्या कहता है, इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव when the check he is issued that the check may be dishonored or presentment for the reason stated in that section, on presentment for the reason stated in that section। इसका मतलब ये है कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के पास ये डिफेंस नहीं होगा, वो कोर्ट में आके ये नहीं कह पाएगा कि मुझे तो पता नहीं था कि ये चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पास ये राइट नहीं होगा, ये डिफेंस नहीं होगा कि वो कोर्ट में आके ये कहे कि मुझे नहीं पता था कि ये डिसऑनर हो जाएगा, या फिर ये प्रेजेंट करने पर मेरे को इसके बारे में पता नहीं हुआ। इस तरीके का वेग डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है ना। कि जब उसने चेक ये इशू करा तो उसका ऐसा कोई रीजन नहीं था, कोई बिलीफ नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये चेक बाउंस हो जाएगा, ये कोई नहीं सुन रहा आपका डिफेंस उधर कोर्ट में। एक बार फिर देख लो, इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस, ये कोई डिफेंस नहीं होगा इसके पास, डिफेंस के पास
कि अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन, दैट द ड्रॉवर जो है चेक जिसने ड्रॉ किया है, हैड नो रीजन टू बिलीव, उसको कोई रीजन टू बिलीव नहीं था, when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in that section। तो पहली प्रिजम्पशन तो आपको पता चल गई, पहली प्रिजम्पशन 139 की क्या है कि अगर आपके पास चेक है तो जरूर कोई ना कोई डेट और लाइबिलिटी होगी, ठीक है। सेकंड है कि डिफेंस नहीं ले सकते, ये डिफेंस नहीं कह सकते आगे कि आपको पता नहीं था कि ये चेक डिसऑनर हो जाएगा, और इस तरीके का एक डिफेंस आप ले नहीं सकते। और 146 हमने देख ही लिया था। 146 क्या कहता है, बैंक के फेवर में जो 146 था, अगर हम दोबारा से देखें तो बैंक के फेवर में है कि द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मेमो हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ सच चेक। अगर कोई बैंक मेमो देता है और उस पर लिखा है कि ये डिसऑनर हो चुका है, तो बैंक पर्सनल को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो मेमो जब बैंक ने दिया है, बैंक की स्टैंप है उसके ऊपर, तो अननेसेसरली बैंक पर्सन को बुलाने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हमने देखा 139 की प्रिजम्पशन देखी, 140 146। 140 में आपको डिफेंस से मना है, और 139 में कोई लायबिलिटी की बात करता है कि अगर आपके पास चेक है तो जरूर आपकी कोई लायबिलिटी होगी, है ना। और 136, तो इस केस में बैंक्स ये कंटेंशन रखते हैं कि जब हमारे पास ये ऑलरेडी ये 139 140 146 की प्रिजम्पशंस हैं, देन ऑल्सो वाई आर वी कॉलिंग, तब भी हमें दोबारा से आकर यहां पर ये टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, यहां पर नोटिस फ्रेमिंग के बाद दोबारा से सारे, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है क्रिमिनल केसेस में, क्या होता है कि क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, एविडेंस को प्रूव करने का बर्डन, वो किसके ऊपर होता है, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, ठीक है। एक्यूज्ड के ऊपर नहीं होता है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा, और उसके बाद अगर प्रूव हो जाता है तो उसका डिफेंस देगा एक्यूज्ड। तो ये भी क्रिमिनल मैटर की तरह ही ट्राई होता है। आपको मैंने बताया कि कैसे ट्राई होगा, समरी ट्रायल की तरह ट्राई होगा। तो इसमें भी अगर जनरली देखा जाए तो कैसे चलेगा मैटर, पहले प्रोसिक्यूशन लाएगा अपने डिफेंसेस, पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक्यूज लाएगा। तो यहां पर अगर उस सेम चीज को अप्लाई करें तो पहले कंप्लेनेंट को लाने चाहिए, पहले कंप्लेनेंट अपने एविडेंसेस ला के बताएगा, देगा। और क्योंकि ये स्टेज जो थी यहाँ पर सिर्फ कंप्लेनेंट था, एक्यूज अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए यहां पर उसको राइट देना पड़ेगा एक्यूज को, ठीक है ना। ये प्रोसीजर चल रहा था। बट क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रिजम्पशन है आपके फेवर में, एक्स्ट्रा प्रिजम्पशन आपके फेवर में, और ये मैटर्स चल रहे थे लंबे लंबे, मतलब 5 साल 6 साल 10 साल, काफी लॉन्ग बैटल चल रहे थे कोर्ट में। तो ये प्रिजम्पशन इसी रीजन से बनाई गई थी कि मैटर इतने लॉन्ग ना खींचे, इतने प्रोलॉन्ग ना हो, ठीक है, इतने इनको बार बार प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया जाए। तो इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बात तो ठीक है 139 140 और 146 को प्रिजम्पशन को अगर देखें तो ये क्लियर है, सारी प्रिजम्पशन जो है कंप्लेनेंट के फेवर में है। चेक है उसके पास तो कोई ना कोई लायबिलिटी तो होगी, वरना उसके पास चेक कैसे आया, ठीक है ना। तो ये प्रिजम्पशन है एक, नो डाउट आप उसको रिबट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोर्ट क्या कहता है इसमें, कोर्ट क्या कहता है इस केस में, इंडियन बैंक एसोसिएशन के केस में कोर्ट एक थ्योरी देता है रिवर्स ओनस क्लोज की, रिवर्स ओनस क्लॉज, जिसमें कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट, कि ठीक है क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या प्रोसेस बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो चेंज नहीं हो सकता, बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहता है, लेकिन ओनस चेंज हो जाता है, ठीक है, ओनस ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा वही रहेगा प्रोसिक्यूशन के पास ही, लेकिन ओनस चेंज हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मैटर में कि ओनस जो है ना, ओनस पहले किस पे, बर्डन किस पे है, इस पे। आपको अगर समझाऊं तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो इधर है, ठीक है, बट क्या करेंगे, अब ओनस जो है ना वो इस पर डाल देंगे,
इस प्रिजम्पशन की, ये प्रिजम्पशन होने की वजह से, इन प्रिजम्पशन की वजह से ओनस आ जाएगा डिफेंस के ऊपर कि अब डिफेंस को पहले बताना पड़ेगा कि चेक उसके पास कैसे गया और आपकी कोई लायबिलिटी है नहीं है, वो सारी चीजें मतलब पहले जो डिफेंस देना पड़ेगा ना, वो अब डिफेंस को देना पड़ेगा। और ओनस ट्रांसफर हो गया, ओनस ट्रांसफर हो गया डिफेंस के ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर पर्टिकुलरली बात करें तो। इस थ्योरी की वजह से कोर्ट ने कहा कि रिवर्स ओनस क्लॉज को इसमें अप्लाई करना चाहिए इस केस में, 138 वाले मैटर्स में, ताकि मैटर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा देखो, अब एक तो जो, क्योंकि देखो वो क्या कहता है, एक्यूज्ड आके क्या कहेगा, एक्यूज्ड आके बोलेगा कोर्ट में, क्या होता है जनरली, वो बोलता है कि आई हैव पेड, सपोज मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, आई हैव पेड द अमाउंट टू एक्स वाई जेड पर्सन, जो जिसने भी केस फाइल करा है। एक्यूज्ड आके बोलता है, जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, वो आके क्या बोलता है कि मैंने अमाउंट, मैंने पैसा दे दिया, मैंने पैसा दे दिया। अब इस पैसा दे दिए का मतलब क्या होता है, इस पैसा दे दिए का मतलब क्या होता है कि ना तो वो मेमो को चैलेंज कर रहा, ठीक है, यही हुआ ना, और ना वो पोस्ट को चैलेंज कर रहा, ना तो वो ये कह रहा, ना तो वो ये कह रहा है कि चेक बाउंस नहीं हुआ, ये नहीं कह रहा वो, मतलब ये उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये एडमिट हो गया ना। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने पैसा दे दिया, तो इसका मतलब आपने ये तो एडमिट कर लिया ना कम से कम कि मेमो जो है वो ठीक है, चेक बाउंस हुआ है, चेक बाउंस हुआ है, ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी चीज जो है, आपने ये भी एक्सेप्ट कर ली कि आपको नोटिस रिसीव हो गया, नोटिस रिसीव हुआ, सम्मन रिसीव हुआ, वो सारी चीज आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये टाइम तो बच गया, ये टाइम जो पहले हमें वेस्ट करना पड़ रहा था, मेमो प्रूव कराओ और पोस्ट को प्रूव कराओ। तो अब अगर आकर एक्यूज अपनी प्लीडिंग रखता है कोर्ट में और वो कहता है पेड दी अमाउंट ये एक्स वाई जेड, तो ये टाइम तो बच गया ना आपका, ये टाइम तो बच गया आपका, क्योंकि पहले इसमें भी काफी टाइम खराब हो रहा था, पहले ये चीजें भी प्रूव करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो ओनर शिफ्ट करने की वजह से आपको ये बेनिफिट हो गया। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताऊं, 142 को देखो एक बार, 145 में, 145 में आ जाओ, 145 में आ जाओ, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ये हम करेंगे पूरा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना जितना मैं बता रहा हूं उतना देखो आप, क्योंकि हमारे ट्रायल से जो रिलेटेड बातें हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूं अभी। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर भी, समन एंड एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एज टू द फैक्ट्स कंटेंट देयरिन, ठीक है ना। समन एंड एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, तो क्या होता है कि आप जो कंप्लेनेंट है ना, वो तो अपना एविडेंस किस पे दे देगा, एफिडेविट पे दे देगा, वो तो अपना जिस टाइम कंप्लेंट जमा करता है उसके बाद क्या है, अपना एविडेंस जो है ना साथ में एफिडेविट में दे देते हैं। तो अब एक्यूज्ड को क्या करना पड़ेगा, अगर उसको डिफेंस लेना है, अगर एक्यूज्ड को डिफेंस लेना है तो उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेक्शन 145(2) की, सेक्शन 145(2) की। और इस एप्लीकेशन लगाने के बाद इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव डिफेंस, प्रोस्पेक्टिव डिफेंस, ठीक है। तो अब उसको 145(2) की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और प्रोस्पेक्टिव डिफेंस लेने के लिए ये एप्लीकेशन लगती है कि भाई आपको कोई एग्जामिन करना है, कोई अपने विटनेसेस देने हैं, कुछ भी कहना है, तो ये करने के बाद फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप उस बर्डन ऑफ प्रूफ को रिबट करो या प्रिजम्पशन को रिबट करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने अपने बर्डन ऑफ प्रूफ को सफिशिएंटली रिबट कर दिया, मतलब ओनर्स को सफिशिएंटली आपने ट्रांसफर कर दिया कि आपने एस्टेब्लिश कर दिया कोर्ट में कि हाँ आपने पेमेंट कर दी थी, अब आपको ये, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट कर दी थी या आपने पैसा नहीं लिया या ये फ्रॉड है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप प्रूव करना चाहते हो। तो अब आपको ये, अब एक्यूज्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा, कंप्लेंट को नहीं। पहले कंप्लेंट के ऊपर बर्डन था, अब ओनर्स शिफ्ट हो गया एक्यूज्ड के ऊपर, और एक्यूज्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा आकर कि उसने पेमेंट कर दी।
ठीक है, वो कैसे करे वो उसकी जिम्मेदारी, अगर वो नहीं कर पाता है तो टाटा बाय बाय, कन्विक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रूव कर देता है कि हाँ पेमेंट हो गई, ये वो जो भी उसने अपना प्रूव करा, एविडेंस लाए, तो उसके बाद दोबारा से आ जाएगी बात प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, वो एविडेंस के मैटर है, वो हम डील नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस शॉर्ट हो गया, क्योंकि अगर वो मान लो, अब क्या है, अब तो एक्यूज के ऊपर प्रेशर भी हो गया कि सीधा आते ही उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने पेमेंट करी नहीं करी, उसको सीधा अपने डिफेंस देने पड़ रहे, ओनर्स उसके ऊपर आ चुका है। पहले ओनर्स किसके पहले बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर था, तो प्रोसिक्यूशन को पहले ये प्रूव करना पड़ता था कि हमने पेमेंट ली है या दी है, या किस तरीके से दी है, और उसको नोटिस रिसीव हुआ नहीं हुआ, 30 डेज का टाइम पीरियड, 15 डेज का टाइम पीरियड, और पेमेंट कब दी थी, कैसे दी थी, वो सारी चीजें पहले किसको प्रूव करना पड़ रहा था, प्रोसिक्यूशन को। लेकिन अब ये प्रिजम्पशन को मानते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स ओनर्स क्लॉज डॉक्ट्राइन को दिया, और इस डॉक्ट्राइन में कोर्ट ने कहा कि ओनर्स किसके ऊपर होगा, डिफेंस के ऊपर होगा, मतलब एक्यूज के ऊपर होगा, और एक्यूज को यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसने पेमेंट कर दी है, या जो भी अपना डिफेंस लेना है, अब उसको डिफेंस लेना पड़ेगा अपना। तो वो ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं 145(2) की। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव डिफेंस के लिए, डिफेंस लेने के लिए, और फिर अपने डिफेंस में आके कुछ भी बोलते हैं कि हमने पेमेंट कर दी, या आधी कर दी, या पूरी कर दी, या नहीं करी, या कर देंगे, जो भी XYZ। तो उससे क्या है, टाइम बचने लगा, और जो पहले प्रोसेस, इस प्रोसेस में टाइम खराब हो रहा था, वो अब टाइम इस वजह से बचने लगा, और मैटर थोड़े से फास्ट में कहूँ, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ा है। ठीक है, तो आई थिंक सफिशिएंट है। आपको दोनों प्रोसेस समझ आए होंगे, प्री समनिंग और पोस्ट समनिंग, कैसे मैटर फाइल होते हैं, कैसे समन जाता है। देखो यही सेम प्रोसेस होता है, प्री समनिंग, पोस्ट समनिंग। आपने प्री समनिंग से पहले 138 के जो टाइम पीरियड हो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्री समनिंग नोटिस भेजना 30 डेज के अंदर, 15 दिन का टाइम देना, और उसके बाद आप फाइल कर सकते हो अपनी कंप्लेंट। ठीक है, और उसके बाद जो फाइल कर रहे हो कंप्लेंट, तो उसमें 2 स्टेजेस आ जाती है, प्री समनिंग और पोस्ट समनिंग। आप अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करो प्रॉपर, उसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें उसमें लगाओ, और उसके बाद उसको फाइल कर दो। फाइल करने के 1-2 दिनों के बाद आपको हियरिंग हो जाएगी आपकी, और उसमें क्या होगा, जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट को एग्जामिन किया जाएगा, उसके विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, वो सारी डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि टाइम पीरियड के अंदर फाइल हुआ नहीं हुआ, सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद समन इशू कर दिया जाएगा। समन इशू होने के बाद क्या होगा, एक्यूज्ड आएगा, बेल लेगा, नोटिस फ्रेमिंग होगी, नोटिस फ्रेमिंग होते हैं, तो उसी नोटिस को बताया जाता है एक्यूज्ड को। ठीक है, इसीलिए नोटिस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और इसीलिए जो नोटिस है बहुत ध्यान से दिया जाता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चेक नंबर, एक्यूज्ड का नाम, एड्रेस, मतलब सारी चीजें प्रॉपरली उसमें सही तरीके से मेंशन होनी चाहिए, सारी, बैंक का नंबर। ये अगर कुछ भी गलत होता है तो टेक्निकलिटी के ऊपर कई बार क्या है, केस उठ जाता है, और कई बार केस खराब हो जाता है टेक्निकलिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर आकर एक्यूज्ड बेल लेगा, उसका नोटिस फ्रेमिंग होगी, और फिर उसके बाद क्या है, ओनर्स किसके पास है, अब एक्यूज्ड को ये प्रूव करना है कि उसने पेमेंट कर दी, या जो भी वो अपना डिफेंस ले रहा है वो क्या करेगा इस केस के बाद से। पहले तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर था, लेकिन अब एक्यूज्ड के ऊपर होता है। तो अब ये सारी प्रिजम्पशन है 139, 140, 146। तो रिवर्स ओनर्स क्लॉज की वजह से क्या होगा, एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा, और एक्यूज अपना डिफेंस लेगा, उसके बाद उस डिफेंस का रिप्लाई प्रोसिक्यूशन देगा। ठीक है, तो ये ट्रायल का प्रोसीजर होता है पूरा 138 में। ठीक है, इसके बाद हमें देखने हैं, इसके बाद हमें देखने ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर, ग्राउंड ऑफ डिसऑनर कि मतलब कौन कौन से तरीके से, किस किस तरीके से डिसऑनर होते हैं चेक, है ना। फंड इनसफिशिएंट, और वो एग्रीमेंट वाली बात तो उसमें लिखी हुई है 138 में। उसके अलावा भी बहुत तरीके से डिसऑनरमेंट होती है, साइन मैच नहीं कर रहे, अकाउंट क्लोज हो गया, और इस तरीके से काफी और कई चीजें होती हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में ट्रायल ही ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम डिसऑनर और बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियोस और लगेंगी शायद, उनमें तो पर्टिकुलरली मैं आपको केसेस बताऊंगा, किस केस में क्या हेल्ड हुआ था, और क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगा। पर्टिकुलरली तो ट्रायल मैंने आपको जो बताना था वो इसमें हो गया। ठीक है, और आई थिंक 2 वीडियोस और लगेगी तो नया एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2 या 3 मैक्सिमम।
क्योंकि शॉर्ट भी वीडियो हो जाती है ना कई बार, तो इसलिए हो सकता है 3 भी हो जाए। तो बाकी जो चीजें हैं चैप्टर 17 में जो भी सेक्शन बचते हैं बाकी, वो हम सारे सेक्शन कवर कर लेंगे। मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर 7 में आपको ना आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चिंता मत करो, आपको ये लगे कोई सेक्शन रह गया या वो रह गया, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमने 138 देख लिया, 139, 140 देख लिया, 142 देख लिया, 142 का कुछ पार्ट रहता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। और ऑल फॉर टुडे, सफिशिएंट आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।